ड्रामे की शुरुआत जिया से होती है, जिसकी आज वेडिंग डे है और वो अपनी शादी को लेकर के बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और यहाँ पर वो सोच रही होती है कि फाइनली मेरी शादी यू के साथ में हो रही है, जो कि बहुत ही अच्छा लड़का है। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती और वहाँ पर फैंग आ जाता है, जिसे देख करके वो काफी ज्यादा डर जाती है। पर इससे पहले कि वो चिल्ला पाती, फैंग उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि क्या हुआ, मेरा आना तुम्हें पसंद नहीं आया क्या, तुम सरप्राइज नहीं हुई। ये सुनकर के वो उसे खुद से दूर करते हुए कहती कि आखिर आप यहाँ पर क्यों आए हैं। जिस पर फैंग उससे काफी गुस्से से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी होगी मुझे छोड़ के किसी और से शादी करने की। लगता है कि तुम अपनी कई बातों को भूल गई हो, तुमने मुझसे कहा था कि तुम सिर्फ मुझसे शादी करोगी। जिस पर वो उसे खुद से दूर करते हुए कहती कि प्लीज यहाँ से चली जाइए, लेकिन फैंग उसकी एक बात नहीं सुनता है। तब तक वहाँ पर यू आ जाता है और दरवाजे के बाहर खड़े होकर के उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम तैयार हो गई। यू की आवाज सुनकर के फैंग उसे जवाब देने वाला होता है, पर तब तक वो उसका मुंह बंद कर देती है और कहती है प्लीज ऐसा मत करो। जिस पर फैंग कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं कुछ भी ना बोलूं तो तुम्हें मुझे किस करना पड़ेगा, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि मेरा गुस्सा किस लेवल का है। इधर यू भी बाहर खड़ा परेशान होता है कि आखिर जिया उसे कोई रिप्लाई क्यों नहीं कर रही है। इधर फैंग भी 3 तक गिनता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता जिया उसे किस कर लेती है। लेकिन फैंग का इस तरीके का पागलपन देख करके जिया काफी परेशान हो जाती है और उसके पास में कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है, इसीलिए वो अपने हेयर से पिन निकाल करके फैंग को मार देती है। जिस पर फैंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इतनी सी चोट पहुंचा करके खुद से अलग कर सकती हो। अगर तुमने अभी के अभी शादी कैंसिल नहीं की तो मैं तुम्हें किसी को भी छूने लायक नहीं छोड़ूंगा। जिस पर जिया कहती कि पर मैं आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ यू को चाहती हूँ। इस बात पर फैंग काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम सिर्फ मेरी हो। जिस पर जिया कहती है पर हम पहले अलग हो चुके, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ, बेहतर ये हुआ कि अब आप मुझसे दूर रहिए। जिस पर फैंग उससे कहता है कि एक बात अच्छी तरीके से याद रख लेना कि मेरे मरने के बाद में और तुम्हारे दूसरे जन्म के बाद में ही तुम किसी और से शादी कर सकती हो, वरना मैं खुद को भी और तुम्हें भी जान से मार डालूंगा। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। इस बात से जिया काफी डर जाती है। इधर यू उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, तो जिया कहती कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसीलिए आज मैं शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद इन सभी चीजों की वजह से जिया की तबीयत काफी खराब हो जाती है और उसकी यादों से हमें पता चलता है कि एक समय ऐसा था कि वो और फैंग एक दूसरे से शादी करने जा रहे थे, लेकिन जिया के फादर इस शादी से खुश नहीं थे और इसी वजह से उनकी तबीयत काफी खराब हो जाती है। जिसकी वजह से जिया अपनी शादी छोड़ करके वहाँ पर फैंग को लेकर के आती है, तो उसके फादर कहते हैं कि पहले मेरी छोड़ो, अपनी मदर को जाकर के बचाओ। ये सुनकर के फैंग उन्हें ढूंढने के लिए चला जाता है, पर इससे पहले कि वो जिया की मदर को बचा पाता, उसकी मदर ऊपर से नीचे कूद जाती है। तभी वहाँ पर जिया आती है और उसे ऐसा लगता है कि फैंग ने उन्हें धक्का दे दिया है। इतने पर तो जिया की आंख खुल जाती है और यहाँ पर वो सोचती है कि तुमने मेरे फादर को मार डाला और मेरी माँ कोमा में चली गई, तुमने मेरे फादर की दवाई बदली थी इसीलिए वो मर गए, तुम मुझसे शादी करने के लिए इस हद तक गिर गए कि तुमने मेरे माता पिता तक को मार डाला, लेकिन अब मैं और तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अगले दिन जिया अपनी मदर के पास हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ वो उनसे कहती है कि माँ आपने सही कहा था कि फैंग एक अच्छा लड़का नहीं है, मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगी। तभी वहाँ पर नर्स उसके लिए एक बुके लेकर के आती है, जिसे देख करके जिया कहती है कि आप ये मेरे लिए लेकर के आई हैं। तो नर्स बताती है कि ये तो आपको एक लड़का दे करके गया है। ये सुनकर के वो समझ जाती है कि ये काम फैंग का होगा और वो नर्स से पूछती है कि वो लड़का कैसा दिखता था। तो नर्स बताती है कि वो तो काफी हैंडसम और लंबा था। इस बात से वो कन्फर्म हो जाती है और वो बुके ले जाकर के डस्टबिन में फेंक देती है। तभी वहाँ पर फैंग आ जाता है, जिसे देख करके वो शॉक्ड हो जाती है। फैंग कहता है कि क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। जिस पर जिया कहती है कि तुम एक हर्टलेस और डेविल पर्सन हो, इसीलिए मुझसे दूर रहो। इतना कह करके वो वहाँ से जाने लगती। इस बात से फैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसे पकड़ करके जबरदस्ती अपनी कार में डाल देता है और कहता है कि अगर तुम मुझे ऐसे ही समझती हो तो ठीक है, फिर मैं ऐसे ही बन जाता हूँ। इतना कह करके वो उसके साथ में जबरदस्ती करने लगता है। जहाँ बाहर सड़क पर खड़े कुछ लोग आपस में बात करने लगते हैं कि जरा देखो ये दोनों कितने बेशर्म है जो कि कार में ये सब काम कर रहे हैं। तभी उनके पास से यू गुजरता है, जिसे देख करके जिया अपना मुंह छुपा लेती है, पर यू उसकी हैंड को देख लेता है और उसके रिंग को देख करके पहचान जाता है कि ऐसे ही रिंग तो जिया भी पहनी थी। लेकिन यहाँ पर वो जिया के ऊपर शक नहीं कर पाता है और सोचता है कि आखिर जिया किसी और के साथ में कैसे हो सकती है, और यही सोच करके वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद में जिया अपना मुंह छुपाए फैंग से पूछती है क्या वो वहाँ से चला गया, क्या उसने हमें देख लिया। तो फैंग कहता है कि अभी तो मैंने तुम्हारे साथ में कुछ किया भी नहीं, लेकिन फिर भी तुम इतना ज्यादा चिल्ला रही थी। इस बात पर जिया उसे खुद से दूर करते हुए कहती है कि आप एक नंबर 1 के बेशर्म इंसान हैं। इस बात पर फैंग उसे क्लोज जाकर ये कहता है कि लगता है कि तुम यू की कुछ ज्यादा ही परवाह करती हो। तो जिया कहती है कि हाँ, क्योंकि वो मेरा मंगेतर है और मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। तो फैंग कहता है कि फिर मेरे बारे में तुम क्या सोचती हो। तो जिया कहती है कि आप सिर्फ मेरे माता पिता के हत्यारे हैं, आप एक राक्षस है जिससे कि मैं नफरत करती हूँ। ये सुनकर के फैंग उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। इस बात पर जिया उसे बाइट कर लेती है और उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहती है कि मुझसे दूर रहिए।
गई है। फैंग उससे कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैंने तुम्हारे माता पिता को नहीं मारा है। तभी जिया के पास में यू की कॉल आती और उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो। तो जिया कहती है कि बस मैं आपके पास आ रही हूँ। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। फैंग सोचता है कि तुम चाहे जितनी दूर मुझसे भाग लो, लेकिन एक दिन तुम मेरे पास जरूर आओगी और मैं तुम्हारे माता पिता की असली अपराधी को ढूंढ करके रहूंगा। इधर जिया जैसे यू के पास पहुंचती है तो वो उसे बैठा करके बहुत प्यार से खाने के लिए देता है। जहाँ उसकी निगाह उसकी रिंग पर पड़ती है और वो उसे पूछता है कि लगता है कि रिंग कुछ खास है। तो जिया कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दिया था, ऐसे रिंग बहुत सारे हैं। जिस पर यू उससे कहता है कि पर तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लग गया, और फौरन से जिया के लिए मेडिसिन लेकर के आता है, लेकिन उसके भी हाथ में काफी ज्यादा चोटें आई होती हैं। ये देख करके जिया काफी परेशान हो जाती है और कहती है कि अभी तक आपने अपनी चोट का इलाज नहीं करवाया और आपको मेरी चिंता हो रही है। और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक के जरिए पता चलता है कि जिया की कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से वो कार में बेहोश हो गई थी और कार अंदर से लॉक था, जिसे देख करके यू काफी परेशान हो जाता है और हाथ से ही कार का शीशा फोड़ने लगता है, जिसकी वजह से उसका हाथ बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। लेकिन वो उसमें से जिया को निकाल करके बचा लेता है। जहाँ जिया उससे कहती कि सब मेरी वजह से हुआ है, आज मेरी वजह से आपको अपने पेंटर बनने का सपना छोड़ना पड़ा। ये सुन करके वो कहता है कि पागल लड़की, ऐसी बातें सोचना बंद करो और अपने आप को ब्लेम करना बंद करो, जो होना था वो हो गया। ये सुन करके वो सोचती है कि यू आप एक बहुत ही अच्छे इंसान है, मैं आपको फैंग की वजह से परेशान नहीं होने दे सकती हूँ। अगले दिन जिया जैसे ऑफिस जाती है तो उसकी कुलीग उसे एक बुके ला करके देती है और बताती है कि एक बहुत ही हैंडसम और रोमांटिक सा लड़का ये बुके आपके लिए आपको दे करके गया है। उस व्हाइट रोज को देख करके जिया सोचने लगती है कि व्हाइट रोज तो सिर्फ उसे फैंग ही दिया करता था। और जब उसने उससे पूछा कि आखिर तुम मुझे व्हाइट रोज क्यों देते हो, जबकि लड़के अपनी गर्लफ्रेंड को हमेशा रेड रोज दिया करते हैं, तो फैंग ने उसे बताया था कि मेरा प्यार बिल्कुल इस व्हाइट रोज की तरह प्योर है, जिसमें कोई भी दाग नहीं है। ये सुनकर के वो भी काफी खुश हो जाती है और फैंग उसे हक कर लेता है। जहाँ पिछली बातें सोच करके उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस लड़की से कहती है कि इस बुके को ले जाकर के कहीं फेंक दो। इतना कह करके वो अपने ऑफिस में चली जाती है और गुस्से से फैंग को मैसेज करके कहती है कि मैं आपसे मिलकर के कुछ बात करना चाहती हूँ। इतना कह करके वो यू के साथ में डिनर करने चली जाती है, जहाँ उसे अपने मदर की सारी प्रिस्क्रिप्शन देती है और कहती है कि अगर मान लो मुझे कुछ हो जाता है तो तुम मेरी माँ का ख्याल रखना। यहाँ पर वो सोचने लग जाती है कि पता नहीं आज रात को मेरे साथ में क्या होने वाला है। ये सब देख करके यू भी काफी परेशान हो जाता है और सोचता है कि आखिर इसे क्या हो गया, और वो उससे कहता है कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो, आजकल तुम मुझे कुछ अजीब लगने लगी हो। जिस पर जिया कहती है कुछ नहीं, बस मुझे मेरी माँ की बहुत ही ज्यादा चिंता है और मैं खुद के बाद में तुम्हारे ऊपर से भरोसा करती हूँ। तो यू कहता है कि तुम परेशान मत, मैं तुम्हारा हमेशा ही साथ दूंगा। इतने पर उसके पास फैंग का मैसेज आता है और वो उसे कहता है कि तुम मुझे टाइम देकर के यू के साथ में डिनर कर रही हो। जहाँ जिया फैंग को अपने सामने पा करके बहुत ही ज्यादा डर जाती है और यहाँ पर फैंग उसे इशारा करता है घड़ी की तरफ और कहता है कि जल्दी से ऊपर आओ। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ जिया को परेशान देख करके यू उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हारे मोबाइल पर किसका मैसेज आ रहा है। तो जिया कहती है कि मेरी फ्रेंड किसी परेशानी में, मुझे उससे मिलने के लिए फौरन से अभी निकलना पड़ेगा। इतना कह करके वो भी वहाँ से चली जाती है। पर जैसे ही वो फैंग के पास पहुँचती है, फैंग तो गुस्से से पागल हो जाता है और उसका हाथ धुलाने लगता है। तो जिया कहती है कि लगता है कि आप पागल हो गए हैं। तो फैंग कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि उससे दूर रहना, लेकिन तुम तो उसके कुछ ज्यादा ही करीब चली गई हो। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हें टच करने की। इतने पर जिया फैंग के हाथ पर बाइट कर लेती है और उसे पॉइंट कर लेती है। ये देख करके वो कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे मारना चाहती हो। जिस पर जिया कहती है कि तुमने मेरी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दी, इसीलिए मैं तुम्हें आज मार ही डालूंगी। तो फैंग कहता है कि तुम्हें मुझे किसी चीज से मारने की जरूरत नहीं है, एक काम करो तुम मुझे यहाँ से नीचे फेंक दो, मैं तुम्हारा काम और भी ज्यादा आसान कर दूंगा। ये मेरे नोट पहले से ही लिख रखा है, जिससे कि तुम फंसोगे भी नहीं और मेरा आसानी से काम तमाम हो जाएगा। तभी जिया के पास में यू की कॉल आती है और वो उससे कहता है कि तुम्हारी माँ के डॉक्टर जो है वो तुमसे बात करना चाहते हैं। ये सुनकर ही वो फौरन से वहाँ से चली जाती है और घर जाते वक्त सोच रही होती है कि डॉक्टर ने उसे बताया कि उसकी मदर को जल्दी होश आ जाएगा क्योंकि आपकी मदर रिकवर हो रही है। ये सुनकर के वो काफी ज्यादा खुश होती है और अपने घर जा रही होती है। पर जैसे वो कार से उतरती है उसके पास फैंग का मैसेज आता है कि आखिर तुम अपने घर के नीचे कब तक खड़ी रहोगी। ये मैसेज देख करके वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। जहाँ ये उससे कहता है कि क्या आज रात में तुम्हारे साथ रुक जाऊँ, तो वो कहती है कि मुझे कुछ जरूरी काम है, इसीलिए आज मैं बहुत ही ज्यादा बिजी रहूंगी, हम फिर कभी साथ में रह लेंगे। ये सुनकर के यू वहाँ से चला जाता है। पर जिया जैसे अपने घर के अंदर जाती तो फैंग पहले से मौजूद होता है, जिसे देख करके वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है। जहाँ फैंग के हाथ में एक पेपर देख करके जिया काफी परेशान हो जाती है और उसे छीनने की कोशिश करने लगती है। तो फैंग उससे कहता है कि लगता है कि आज रात तुम मेरे साथ में ही मरना चाहती हो, पर इससे पहले एक बात बताओ कि क्या तुम पूरी तरीके से यू के प्यार में पागल हो गई हो, जो तुम सब कुछ उसके नाम करने जा रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है, उसने अपने भाई की वाइफ तक को नहीं छोड़ा है। जिस पर जिया कहती कि बकवास करना बंद करो, मैं जानती हूँ कि यू कैसा है, तुम्हें मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है। इस बात पर फैंग उस
पेपर को फाड़ देता है और उसके ऊपर वो पेपर फेंकते हुए कहता है कि मैं एक न एक दिन असली चेहरा यू का तुम्हारे सामने ला करके रहूंगा। फिलहाल तुम तो आज मुझे मारना चाहती थी ना, तो चलो इस काम को हम आज ही कंप्लीट कर लेते हैं। इतना कह करके वो उसके करीब जाने लगता है। जहाँ जिया सोचती है भला मैं इसे मार करके अपने हाथ गंदे क्यों करूँ, मेरी माँ होश में आने वाली है। और यही सोच करके वो फौरन से पुलिस को कॉल करके फैंग के खिलाफ कंप्लेंट करने लगती है। लेकिन फैंग उसके हाथ से मोबाइल लेकर के पुलिस से कहता है कि मेरी वाइफ मुझसे बहुत ही ज्यादा नाराज है और ये मेरे साथ में सोना नहीं चाहती, इसीलिए इसने आपको कॉल कर दिया है। जिस पर पुलिस कहता है कि अगर आप लोग के छोटे मोटे झगड़े चल रहे हैं तो आपको इस तरीके से पुलिस को कॉल करके परेशान नहीं करना चाहिए। इतना कहकर के पुलिस कॉल काट देता है। जिस पर जिया फैंग से कहती कि आप एक नंबर 1 के बेशर्म इंसान है। इस बात पर फैंग उसे किस कर लेता है। इस बात पर जिया गुस्सा हो जाती है और कहती कि मैंने कितनी बार कहा है कि मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ, आखिर आप मेरी जिंदगी से कहीं दूर क्यों नहीं चले जाते हैं। तो फैंग कहता है कि मैंने भी तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। इतना कहकर के वो जिया के मोबाइल से यू को कॉल कर देता है। जिस पर जिया काफी परेशान हो जाती है और यू से कहती कि मैंने गलती से तुमको कॉल कर दिया। जहाँ फैंग उसे धीरे से कहता है कि अब जल्दी से उसे कहो कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो। इस बात पर वो उसके हाथ से मोबाइल छीन करके अपना मोबाइल तोड़ देती है और कहती कि मैं यू के साथ में शादी कभी भी कैंसिल नहीं करूंगी, मैं मर जाना पसंद करूंगी लेकिन आपके साथ में नहीं रहूंगी। इतना कह करके वो वहाँ से जाने लगती है। जहाँ फैंग उसे अपने ट्रिक से बेहोश कर देता है और कहता है कि तुमने मुझे मजबूर कर दिया ऐसा करने पर, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था। जिया की जब आँख खुलती तो अपने हाथ को फैंग के हाथ के साथ में लॉक पाती है, जिसे देख करके वो शॉक्ड हो जाती है। तो फैंग कहता है कि आखिर तुम इतनी उछल कूद क्यों कर रही हो, चुपचाप से सो क्यों नहीं जाती हो। तो जिया कहती कि मुझे लगता है कि आप दिमागी रूप से पागल हो चुके हैं। तो फैंग कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे प्यार में बीमार और पागल हूँ और मेरी दवा सिर्फ तुम हो, आखिर तुम मेरा दवा क्यों नहीं कर देती हो। और अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है और तुम सोना नहीं चाहते तो चलो हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि हम दोनों रिलैक्स हो जाएं। ये सुनकर कि वो उसे खुद से दूर करती है और कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। तो फैंग कहता है कि ठीक है चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तो जिया कहती कि आप एक नंबर 1 के बेशर्म इंसान हो चुके हैं। लेकिन इतने पर भी फैंग उसका हाथ नहीं खोलता है और उसके साथ में वॉशरूम तक चला जाता है। तो जिया कहती कि बाहर जाइए। तो फैंग कहता है कि अगर तुमने यू के साथ में अपनी शादी नहीं तोड़ी, तुम मेरे साथ ऐसे ही बनी रहोगी। जिया देखती है वो तो उसकी एक बात मानने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए वो उससे कहती कि ठीक है अपना फेस उधर कर लीजिए। जिस पर फैंग अपना फेस फौरन से उधर घुमा लेता है। अब ना चाहते हुए भी जिया को वॉशरूम यूज करना पड़ता है और वो सोचती है कल मेरी शादी यू के साथ में है, मुझे यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। अब फैंग उसे अपने साथ बाहर ले आता है और बहुत प्यार से उसे सूप पिलाने लगता है। इतनी पर जिया उसे किस कर देती है। ये देख करके तो वो भी काफी शौक रह जाता है। जिया कहती है कि मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं यहाँ से कहीं भी नहीं भागूंगी, प्लीज मेरा हाथ खोल दीजिए। तो फैंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हो चुकी तुम्हारी बातों पर भरोसा कर लूंगा। जिस पर जिया उसे क्लोज जाकर के उसे फिर से किस करती है और कहती है कि मैं आज भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मेरा हाथ खोल दीजिए। ये सुनकर के फैंग सोचता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, तुम मेरे लिए ट्रैप बिछा रही हो, पर तुम्हारा झूठ भी इतना हंसी है कि मैं उसमें डूबना चाहता हूँ। यही सोच करके वो उसका हाथ खोल देता है और उसे अपने करीब खींचते हुए कहता है कि अब जब मैंने तुम्हारा हाथ खोल ही दिया है तो तुम मेरे लिए अच्छा सा खाना बना दो। तो जिया कहती है कि ठीक है। जहाँ वो उसके लिए खाना बनाने लगती है पर वो बड़ी चालाकी से उसकी सूप में कुछ मिला देती है और सोचती है कि मुझे माफ करना, तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है, वरना मैं यहाँ से भाग नहीं पाऊंगी। दूसरी तरफ हम यू को देखते हैं जो कि वेडिंग हॉल में खड़ा अपने माता पिता के साथ में जिया का वेट कर रहा होता है। पर जिया काफी लेट हो चुकी थी, इसीलिए वहाँ पर मौजूद लोग तरह तरह की बातें कर रहे होते कि आखिर दुल्हन अभी तक क्यों नहीं आई। इस बात पर यू के फादर भी भड़क जाते हैं और कहते कि शादी से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है क्या उसकी लाइफ में, जो कि वो अभी तक यहाँ तक नहीं पहुंची है। जहाँ उसकी मदर भी उसे कहने लग जाती है कि देखो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, क्यों ना तुम इस शादी को कैंसिल कर दो। तो यू कहता है कि आप ये कैसी बातें कर रही हैं, हम थोड़ी देर और वेट करते हैं। उसके फादर कहते हैं कि लड़का हमारे परिवार का नाम डुबा करके रहेगा, पता नहीं इसने कैसी लड़की को पसंद कर लिया है और उसके पीछे पागल हो गया है। लेकिन कुछ ही देर में वेडिंग हॉल में अनाउंसमेंट होता है और जिया की एंट्री होती है और वो देरी से ही लेकिन वहाँ तक पहुँच जाती है। उसे देख करके यू काफी खुश हो जाता है और उसे रिंग पहनाने के लिए दिया जाता है। पर इससे पहले कि वो रिंग पहनाता वहाँ पर फैंग की एंट्री होती है जो कि अपने गार्ड्स के साथ में ताबूत लिए हुए अंदर आता है, जिसे देख करके जिया भी शॉक्ड रह जाती है। जहाँ फैंग यू से कहता है कि लगता है कि आज तुम मरना चाहते हो, तभी तुम मेरी वुमन से शादी करने के लिए चले हो। जिस पर यू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि जिया तुम्हारे साथ रहना चाहेगी, आखिर कोई लड़की अपने माता पिता के हत्यारे के साथ में कैसे रह सकती है। इस बात पर फैंग के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रह जाता है और वो यू को वहीं पर बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। तो जिया फौरन से यू को फैंग से दूर करती है और उससे कहती कि आप चाहे जो भी कुछ कर ले, मैं यू से शादी कर करके रहूंगी। जहाँ यू के फादर कहते कि अभी शादी नहीं हो सकती है और वो फैंग से कहते हैं कि माफ करिएगा मिस्टर फैंग, मेरे बेटा थोड़ा नासमझ है, मैं इस शादी को अभी कैंसिल करता हूँ। और वो जिया से कहते हैं कि मेरा बेटा तुमसे शादी नहीं करेगा। ये सुनकर के यू कहता है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं जिया से बहुत प्यार करता हूँ, उससे दूर रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। जिस पर उसके फादर कहते कि तुम्हें पता भी है
कि मिस्टर फैंग कौन है। वो हमारी कंपनी के सबसे बड़े इन्वेस्टर है, अगर उन्होंने अपना हाथ खींच लिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। उसके फादर की बात सुन करके वहाँ पर खड़े लोग आपस में बात करने लगते हैं कि जरा इसकी हिम्मत तो देखो कि मिस्टर फैंग की होने वाली वाइफ के साथ में शादी करने जा रहा है, लगता है कि इसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। ये सब सुन करके यू भड़क जाता है और कहता है कि फैंग भले कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, लेकिन मैं उसे अपनी और जिया के बीच में कभी भी नहीं आने दूंगा। ये सुन करके तो उसके फादर उसे एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि लगता है कि तुम हम सभी को बर्बाद करके छोड़ोगे। इतना कहकर के वो उसे घसीटते हुए घर वापस लेकर के चले जाते हैं। उनके जाने के बाद में फैंग जिया को अपनी ओर खींच करके कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा, तुम सिर्फ मेरी दुल्हन बनोगी। इतना कहकर के वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो जिया उसे एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि भले मैं मर जाऊंगी लेकिन कभी भी आपसे शादी नहीं करूंगी। उसकी ऐसी बातें सुन करके फैंग के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो उसे पकड़ करके जबरदस्ती घसीटते हुए बाहर लेकर के जाता है और उसे अपनी कार में डाल करके उसके साथ में जबरदस्ती किस करने लगता है। उसकी ऐसी हरकत देख करके जिया उसे खुद से दूर करती है और अपने आप को पॉइंट करके कहती है अगर आपने मेरे साथ में कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। ये देख करके फैंग काफी डर जाता है और कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ में कुछ भी नहीं करूंगा, तुम यहाँ से जा सकती हो। जिस पर जिया फौरन से वहाँ से जाने लगती तो फैंग कहता है कि आज तो तुम मुझे छोड़ करके जा रही हो, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि एक दिन के अंदर तुम मुझे खुद ढूंढते हुए मेरे पास वापस आओगी। अब जिया अपने मदर के डॉक्टर से मिलती है जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारी मदर का एक ही न्यूरोसर्जन इलाज कर सकता है पर उसे हायर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, उसे एक ही आदमी हायर कर सकता है और वो है मिस्टर फैंग, तो तुम्हें जाकर के उनसे बात करनी चाहिए। तो जिया कहती है कि हमारे पास में कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो डॉक्टर कहते हैं कि हमारे पास में कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है, अगर तुम अपनी मदर की जिंदगी चाहती हो तो तुम्हें जाकर के उनसे बात करनी पड़ेगी। जहाँ जिया बाहर आकर के सोचने लगती है कि मुझे अपनी माँ की जान बचाने के लिए फैंग से बात करने तो जाना ही पड़ेगा और यही सोच कर वो वहाँ पर चली जाती है। जिसे देख करके फैंग उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, तुम तो मुझे देखना तक नहीं चाहती थी। जिस पर जिया अपना जैकेट उतारते हुए कहती है कि बस आप मेरी माँ को बचा लीजिए, इसके बदले में आप जो भी कुछ मुझसे चाहेंगे मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। इतना कह करके वो उसे सीड्यूस करने लगती तो फैंग कहता है कि क्या तुम्हें यू ने यही सब सिखाया है, क्या तुम यू को भी ऐसे सीड्यूस करती हो। इतने पर जिया उसे किस करती है और उसके हाथ से ड्रिंक लेकर के वहाँ से जाने लगती तो फैंग भी उसके पीछे जाता है और उससे कहता है कि आज की रात तुम मुझे अच्छे से बस खाली खुश कर दो, फिर तुम्हारी मदर के इलाज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, मैं किसी भी बड़े डॉक्टर को उनके कदमों में ला करके रख दूंगा। तो जिया कहती है क्या आप मेरी माँ के इलाज के बदले में मेरे साथ में नाइट स्पेंड करना चाहते हैं। तो फैंग कहता है कि अगर तुम ये सब नहीं करना चाहती तो ठीक है, फिर तुम्हें मेरे साथ में एक जगह चलना पड़ेगा जिसके बदले में उस डॉक्टर को तुम्हारी माँ के इलाज के लिए भेज दूंगा। तो जिया कहती है कि ठीक है। अब फैंग जिया को एक सुनसान जगह पर लेकर के जा रहा होता है तो जिया उससे पूछती है आखिर आप मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हैं। तो फैंग कहता है कि क्या हुआ, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ में जबरदस्ती करने वाला हूँ। तो जिया कहती कि मेरी सोच इतनी घटिया नहीं है, मैं तो बस आपसे पूछ रही थी। तो फैंग कहता है कि बस तुम मेरे साथ में चलती रहो, खुद भी खुद तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कहाँ जा रही हो। पर जिया काफी थक जाती तो फैंग उसे उठा करके ले जाने लगता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि फैंग उसे टूटते हुए तारे को दिखाने के लिए ले जा रहा था। पर जैसे ही वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो कुछ गुंडे उन्हें घेर लेते हैं। तो फैंग भी जिया को प्रोटेक्ट करने के लिए उन गुंडों से फाइट करने लगता है, पर तब तक एक गुंडा जिया को पॉइंट कर लेता है और फैंग से कहता है कि अगर तुम इस लड़की की जिंदगी चाहते हो तो फौरन से यहाँ से नीचे कूद जाओ। तो फैंग कहता है कि प्लीज उसे कुछ भी मत करना, अगर तुम चाहते हो तो मैं यहाँ से नीचे कूदने के लिए तैयार हूँ। जिस पर जिया कहती है कि प्लीज फैंग ऐसा कुछ भी मत करना वरना तुम्हारी जिंदगी चली जाएगी। मगर फैंग उसकी एक भी बात नहीं सुनता है और वहाँ से कूद जाता है। इतनी पर जिया भी उस गुंडे को बाइट करती है और वो भी उसके पीछे कूद जाती है और दोनों ही एक साथ गिरने लगते हैं। जहाँ फैंग जिया को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में खुद पेड़ से जाकर के टकरा जाता है जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है और उसकी कंडीशन काफी खराब हो जाती है। ये देखकर कि जिया काफी घबरा जाती है। तो फैंग कहता है कि प्लीज रो मत, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, पर प्लीज मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ आज मीटू शावर नहीं देख पाया। इतना कहकर के वो बेहोश हो जाता है। जहाँ जिया को याद आता है कि इससे पहले भी वो फैंग के साथ में इस जगह पर आ चुकी थी जहाँ फैंग ने उसे बहुत प्यार से प्रपोज किया था और उसे रिंग पहनाया था और दोनों ही काफी खुश थे। ये सब याद करके वो फूट फूट कर रोने लगती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। इतना कह करके वो जैसे तैसे करके उसे घसीटते हुए रोड तक ले आती है जहाँ फैंग के गार्ड्स भी आ जाते हैं और उन दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। अब जिया जैसे ही होश में आती है तो फैंग के बारे में सोचती है और उसके पास जाने के लिए उठती है, पर तब तक वहाँ पर डॉक्टर ले आ जाते हैं जिनको की उसकी मदर का इलाज करना था, जिन्हें देख करके वो काफी खुश हो जाती है और कहती है प्लीज मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। तो डॉक्टर कहते हैं कि मुझे तुम्हारी माँ की स्थिति के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, मैं जल्दी उनका ट्रीटमेंट करके उन्हें ठीक कर दूंगा। ये सुनकर के जिया उन्हें थैंक्स करती है और कहती है कि मैं जल्दी अपनी माँ के इलाज के पैसे आपको दे दूंगी। तो डॉक्टर कहती है कि पर पहले से मिस्टर फैंग ने तुम्हारी माँ के इलाज के पैसे मुझे दे दिए हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे उनकी ईमानदारी अच्छी लगी। मिस्टर फैंग एक बहुत ही ईमानदार और अच्छे इंसान है। वो तुम्हारी माँ के इलाज के लिए मेरे घर के सामने पिछले 3 दिन से नील डाउन होकर के बैठे थे, लेकिन मेरे पास में इतने सारे अपॉइंटमेंट थे कि मैं तुम्हारी मदर का केस लेने के लिए मना कर दिया था, पर उसकी ईमानदारी और जिद देख करके मेरा दिल पिघल गया और मैंने उससे वादा किया कि मैं तुम्हारी मदर को जरूर बचाऊंगा और आज मैं यहाँ पर सिर्फ मिस्टर फैंग की वजह से हूँ। ये सब सुनकर के जिया सोचती है कि
क्या सच में फैंग मुझसे बहुत प्यार करता है? लगता है कि मैंने उसके बारे में बहुत ही ज्यादा गलत सोच लिया है। पर जिया जैसे ही फैंग के वार्ड में पहुंचती है तो वो देखती है कि वो एक नर्स के ऊपर बहुत बुरी तरीके से भड़का हुआ था और उससे अपना बैंडेज पट्टी करवाने के लिए रेडी नहीं था। इस बात पर नर्स काफी डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। तो जिया फैंग से कहती है कि आप कैसी हरकतें कर रहे हैं, क्या आपको दिख नहीं रहा है कि वो एक लड़की है, आखिर आप उसके साथ में ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हैं। तभी फैंग को जिया के हाथ में एक चोट दिखता है जिसे देख करके वो काफी परेशान हो जाता है और फौरन से उसके हाथ का बैंडेज पट्टी करने लगता है। तो जिया कहती है कि आपको मेरा तो जख्म दिख रहा है लेकिन अपने जख्म की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तो फैंग कहता है कि वो बस मामूली सा चोट है, मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा है। ये सुनकर के वो कहती है कि बकवास करना बंद करिए और चुपचाप से लेट जाइए, मैं आपको मेडिसिन लगाती हूँ। उसकी बात मान करके फैंग लेट जाता है जहाँ जिया उसे बहुत प्यार से मेडिसिन लगाने लगती है, पर उसका इतना सारा प्यार फैंग से बर्दाश्त नहीं होता है और उससे रहा नहीं जाता है और वो इस कंडीशन में भी रोमांटिक होने लगता है और वो उससे कहता है कि तुमने ठहरे पानी में उथल पुथल मचा दिया है। तो जिया कहती है कि मैं तो बस आपको मेडिसिन लगा रही थी, मुझे लगता है कि आपको ज्यादा दर्द हो रहा है तो मैं आपके लिए दूसरी दवा लेकर के आती हूँ। तो फैंग कहता है कि मुझे दवाओं की जरूरत नहीं है, मेरी दर्द की दवा तो तुम ही हो। इतना कहकर के वो वहाँ पर रोमांटिक होने लगता है और उसे किस करने लगता है। इतनी पर वहाँ पर वार्ड बॉय आता है और उन दोनों से कहता है कि अगर आप दोनों लोग थोड़ी देर के लिए अपना कार्यक्रम बंद कर देंगे तो मैं मिस्टर फैंग की पट्टी कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर के जिया काफी शर्मा जाती है और फैंग को फौरन से खुद से दूर करती है और वहाँ से उठ करके जाने लगती है, लेकिन फैंग उसे पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुम मेरे पास रहोगे तो मुझे दर्द फील नहीं होगा। इतना कहकर के वो जिया को पकड़ लेता है और ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे कि उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा और यहाँ पर वो बच्चे जैसी हरकतें करने लगता है। जहाँ वार्ड बॉय भी धीरे से उसकी पट्टी करके वहाँ से चला जाता है तो जिया उससे पूछती है कि क्या कुछ पता चला कि हमारे ऊपर हमला किसने करवाया था। तो फैंग कहता है कि मैं तो तुम्हारी नजरों में एक हत्यारा हूँ, भला मेरे ऊपर हमला कौन करवा सकता है, पर एक न एक दिन मैं तुम्हारे सामने अपनी बेगुनाही साबित करके रहूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे माता पिता को यूं नहीं मारा है। ये सुनकर के वो भड़क जाती है और कहती है किसी के ऊपर ऐसे इल्जाम लगाना बंद करो, जब तक कि मेरी माँ को होश नहीं आ जाता है तब तक तुम उसके ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते हो। और वैसे भी मैं तुम्हारे जैसे लोगों से सख्त नफरत करती हूँ जो कि अपने स्वार्थ के लिए किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। जिस पर फैंग कहता है कि हाँ मैं स्वार्थी हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हें पाना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, यही मेरा स्वार्थ है, इसीलिए आज की बात में मुझसे इस तरीके की बातें कभी भी मत करना। ये सुनकर के वो वहाँ से चली जाती है जहाँ फैंग सोचता है कि यूं मैं तुम्हें एक न एक दिन जरूर एक्सपोज करूंगा और तुम्हारा असली चेहरा जिया के सामने ला करके रहूंगा। इधर जिया अपनी मदर के पास बैठ करके उनसे कह रही होती कि आज फैंग ने मुझसे कहा कि यूं ही असली अपराधी है, लेकिन वो अपराधी कैसे हो सकता है, वो तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, प्लीज आप जल्दी से उठ करके सब चीजें क्लियर करिए, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। तभी उसके पास में यू का कॉल आता है और उसे बुलाता है जहाँ जिया जब उसके पास जाती है तो वो देखती है कि वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है तो उसे ऐसा करने से रोकती है। तो यू भी रोते हुए उसे कहने लग जाता है कि आखिर तुम मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकती हो, हम एक साथ पले बड़े हैं, क्या तुम ऐसे इंसान के साथ में रहना चाहती हो जिसे तुमने खुद छोड़ने का फैसला किया था। जिस पर वो कहती है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि फैंग ने कुछ भी नहीं किया है। जिस पर वो कहता है कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो, कैसे उस इंसान पर भरोसा कर सकती हो जिसे तुमने खुद अपनी आंखों से वारदात वाली जगह पर देखा था। देखो मैंने तुम्हारे लिए अपने फादर की कंपनी तक छोड़ दी है, प्लीज उस फैंग के चक्कर में मत पड़ो। इतना कहकर के उसे गले से लगा लेता है और कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। ये सुनकर के जिया कहती कि प्लीज मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी गलती, आज तुम मेरी वजह से कितने दुखी हो। तो यूं कहता है कि तुम मुझे छोड़ोगी नहीं ना, तो वो कहती कि बिल्कुल भी नहीं। इतना कहकर के वो ड्रिंक करने लगती है और इसी चक्कर में वो कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है और बेहोश हो जाती है। ये देख करके यू उसे उठा करके अपने साथ रूम में ले जाता है और उसकी बेहोशी का फायदा उठाने की कोशिश करने लगता है। तभी जिया बेहोशी की हालत में उसे फैंग कह करके पुकारने लगती है। फैंग का नाम सुन करके उसका खून ही खोल जाता है और वो कहता है कि काश कि आज मैं तुम्हें यहीं पर मार ही डालता, पर वो फिर पीछे हट जाता है। इधर शुयान की मदर भी होश में आ जाती है जिसे देख करके नर्स फौरन से उन्हें पानी पीने के लिए देती है और डॉक्टर को बुलाने के लिए चली जाती है जहाँ डॉक्टर ली उन्हें चेक करके बताती है कि मरीज अभी भी होश में आई है तो इन्हें आराम की जरूरत है और आज बाहर का मौसम भी काफी अच्छा है तो इन्हें आप बाहर टहलाने के लिए ले जाइए। जिस पर नर्स उन्हें बाहर लेकर के जाती है और उनसे कहती कि पिछले 1 साल से आपकी बेटी और दामाद आपकी अच्छे से देखभाल कर रहे हैं। जिस पर वो कहती कि मेरा दामाद फैंग एक बहुत ही अच्छा लड़का है, गॉड ऐसा बेटा सबको दे। तो नर्स कहती कि वो आपका दामाद भला कैसे हो सकता है, उसी ने तो आपको धक्का दिया था। ये सुनकर के वो कहती कि क्या बकवास कर रही हो। तो नर्स कहती कि मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, पर इस घटना के बाद जिया ने फैंग के साथ में सारे रिश्ते तोड़ लिए और यू के साथ में शादी करने के लिए जा रही थी, पर फैंग ने उसकी शादी तक तोड़ दी। ये सुनकर के आंटी कहती कि ऐसा नहीं हो सकता है, वो यू के साथ में शादी नहीं कर सकती है, जल्दी से मुझे फोन दो, मैं जिया से बताना चाहती हूँ कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। इतना कह करके वो उसे कॉल करने लगती है, पर वो तो यू के सामने बेहोश पड़ी होती है। तो यू भी इस बात का फायदा उठा करके आंटी का फोन रिसीव कर लेता है जहाँ वो उसे कहने लग जाती है कि बेटा मैं होश में आ गई हूँ, तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताना चाहती हूँ। ये सुनकर के यू फौरन से वहाँ से निकल जाता है। इधर उसकी मदर कहती कि फैंग और जिया के बीच में बहुत प्यार था, पर एक गलतफहमी की वजह से मैं उनका प्यार टूटने नहीं दे सकती हूँ। तो नर्स कहती कि हवा बहुत तेज चल रही है, मैं आपके लिए फौरन से ब्लैंकेट लेकर के आती हूँ। इतना कहकर के वो वहाँ से चली जाती है जहाँ आंटी सोचती कि पूरे 1 घंटे बीत चुके हैं पर अब तक जिया क्यों नहीं आई, और यही सोचकर कि वो उसे फिर से कॉल कर देती है और कहती है कि फैंग बिल्कुल निर्दोष है, वो यू था जिसने मुझे गिराया था, फैंग तो मुझे बचाने आया था। इधर यू
भी पीछे से उनकी सारी बातें फोन पर सुनता हुआ उनके करीब आ रहा होता है, जहाँ वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे फादर की मेडिसिन भी उसी ने बदली थी, पर तब तक तो वहाँ पर यू पहुंच जाता है और उनके साथ कांड कर ही देता है। इधर जिया जब होश में आती तो उसे वहाँ पर एक लेटर मिलता है जिसमें यू ने लिखा होता है कि तुम्हारी माँ होश में आ गई है और तुम्हारा फोन मेरे पास में, तो जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंचो। जिस पर जिया भी फौरन से वहाँ से निकल जाती। इधर डॉक्टर से फैंग को भी ये बात पता चल जाती है कि जिया की मदर होश में आ गई, इसीलिए वो भी भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है, जहाँ नर्स उसे बताती कि आंटी तो गार्डन में है। ये सुनकर के वो भागता हुआ गार्डन में जाने लगता है, जहाँ वो देखता है कि आंटी तो गिर करके बेहोश पड़ी थी, इसीलिए वो फौरन से उनके पास जाकर के उन्हें उठाने लगता है। तब तक वहाँ पर जिया आ जाती है, जहाँ वो फिर से फैंग को गलत समझ बैठती है। अब जल्दी से आंटी को एडमिट कराया जाता है, जहाँ उनका ट्रीटमेंट शुरू होता है, जहाँ फैंग जिया को समझाने की कोशिश करता है कि जब तक मैं वहाँ पर पहुंचा तुम्हारी मदर गिर करके बेहोश पड़ी मिली। इस बात पर जिया कहती है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जब भी मेरी माँ को चोट लगती है तो तुम ही वहाँ पर मुझे क्यों मिल जाते हो। इतने पर वहाँ पर यू आता है और फैंग से कहता है कि मेरी जिया से दूर रहो। इस बात पर फैंग उसे बहुत बुरी तरीके से मारना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हें इस बात का डर था ना कि कहीं तुम एक्सपोज न हो जाओ, इसलिए तुमने ये सब किया है। जिस पर वो कहता है कि क्या तुम्हारे पास में कोई सबूत है कि मैंने ये सब किया है। उन दोनों को लड़ता हुआ देख करके जिया फैंग को यू से दूर करती है और कहती है कि बस भी करो। तभी वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और बताते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, मरीज बिल्कुल ठीक है और वो होश में आ गई है। जहाँ फैंग और जिया उनसे मिलने के लिए अंदर जाते तो उसकी मदर फैंग के हाथ में जिया का हाथ देते हुए कहती कि तुम दोनों का प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे। ये देख करके तो जिया सोचती कि माँ आखिर फैंग से नाराज क्यों नहीं है। यहाँ पर वो फैंग के साथ में अपनी मदर को इतना खुश देख करके काफी कंफ्यूज हो जाती है और उनसे पूछती कि माँ क्या आप सब कुछ भूल गई हैं। जिस पर उसकी मदर कहती है क्या मैं कुछ भूल रही हूँ। अच्छा हाँ, मुझे याद आएगा तुम दोनों की कुछ दिन में शादी होने वाली है, पर तुम्हारे फादर कहाँ है। ये सुनकर के वो दोनों समझ जाते हैं कि जरूर इनकी याददाश्त में कुछ गड़बड़ है। जिस पर फैंग कहता है कि अंकल कुछ दिनों के लिए कंट्री से बाहर गए, आप आराम करिए, हम कुछ सामान लेकर के आते हैं। इतना कह करके वो दोनों डॉक्टर से मिलने के लिए चले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर रिपोर्ट देख करके बताते हैं कि लगता है कि सर पर गहरी चोट लगने की वजह से उनकी कुछ समय की याददाश्त चली गई है, पर ऐसे मामले में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि उनकी याददाश्त एक दिन में भी वापस आ सकती है और एक साल भी लग सकते हैं। डॉक्टर से बात करने के बाद में जिया जब बाहर जाती है तो वो यू से कहती है क्या तुम मेरी मदर से मिलना नहीं चाहोगे। तो कहता है कि मुझे कुछ जरूरी काम है। जिस पर फैंग कहता है क्योंकि तुम आंटी के सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हो। ये सुनकर कि यू अपने आप को सही साबित करने के लिए अंदर चला जाता है, जहाँ उन दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ देख करके आंटी भड़क जाती हैं और यू से कहती कि क्या तुम भूल गए हो कि जिया की शादी फैंग के साथ में होने वाली है और तुम फैंग के सामने उसका हाथ पकड़ करके खड़े हो। तो जिया कहती कि पर अब मैं फैंग से शादी नहीं करना चाहती हूँ। ये सुनकर के तो वो और भी ज्यादा भड़क जाती हैं और वो यू से कहती है क्या तुम भूल गए हो कि मैंने तुम दोनों से बचपन में कहा था कि तुम दोनों एक दूसरे के भाई बहन हो। अब जब तुम्हारी बहन फैंग से शादी करने के लिए तैयार नहीं है तो तुम्हारा ये फर्ज है कि तुम अपनी बहन को शादी करने के लिए मनाओ। जहाँ फैंग कहता है कि आंटी आप परेशान मत हुई, जिया मुझसे थोड़ी सी नाराज है, मैं इसे मना लूंगा। तो जिया की मदर उससे कहती कि अगर तुमने फैंग से शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये सब देख करके तो यू को आग ही लग रही होती है और वो वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन उसकी मदर को डिस्चार्ज मिल जाता है, जहाँ वो जिया से कहती है कि जब तक फैंग यहाँ पर नहीं आएगा तब तक मैं घर नहीं जाऊंगी। ये सुनकर के जिया ना चाहते हुए फैंग को कॉल करती है और हॉस्पिटल आने के लिए कहती है। तो फैंग उससे कहता है कि ये बात तुम प्यार से भी मुझसे कह सकती हो। ये सुनकर के उसकी मदर कहती है प्यार से बोलो। इस बात पर जिया फैंग से बहुत प्यार से वहाँ पर आने के लिए कहती है, जिस पर फैंग उन दोनों को वहाँ से रिसीव करके घर ले जाने लगता है, जहाँ वो उसकी मदर से कहता है कि आंटी आज मैं अपने हाथ से आपको खाना बना करके खिलाऊंगा। अभी ये तीनों खुश हो ही रहे होते हैं, तब तक फैंग को पता चलता है कि उसकी कार का ब्रेक किसी ने फेल कर दिया है। ये देख करके वो काफी परेशान हो जाता है और जिया से कहता है कि मेरी कार का ब्रेक फेल हो गया है, इसीलिए मैं स्पीड कम कर रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सके अपनी मदर को लेकर ये कार से बाहर निकल जाना। ये सुनकर के उसकी मदर कहती है पर हम तुम्हें अकेला छोड़ करके कैसे जाएं। तो फैंग कहता है कि समय नहीं है, जितनी जल्दी हो सके आप दोनों कार से निकल जाइए। ये सुनकर के जिया अपनी मदर को लेकर के कार से कूद जाती है, पर फैंग की कार लड़ जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है और जैसे तैसे करके कार से बाहर निकलता है और बेहोश हो जाता है। जिस पर जिया फौरन से फैंग को हॉस्पिटल में एडमिट कराती है, जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि डरने की कोई बात नहीं, बस थोड़ी सी चोट आई है। इतने पर फैंग होश में आ जाता है और डरा हुआ से जिया को पकड़ लेता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि शायद अब वो जिया को कभी भी नहीं देख पाएगा। तो डॉक्टर कहते हैं कि इनका डरना लाजमी है, क्योंकि इनका एक्सीडेंट हुआ है और इन्हें लग रहा था कि ये आपको कभी भी नहीं देख पाएंगे। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। तभी फैंग के पास में एक कॉल आती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी कार को चेक करने के बाद में पता चला है कि उसकी कार के साथ में किसी ने जानबूझकर के छेड़छाड़ की और उसका ब्रेक फेल किया था। ये सुनकर कि जिया भी शॉक्ड हो जाती है, जहाँ फैंग उसकी मदर से कहता है कि मैं आप लोग की सेफ्टी के लिए चाहता हूँ कि आप मेरे घर मेरे साथ चल कर के रहिए। ये सुनकर के तो आंटी तैयार हो जाती है, पर जिया साफ मना करने लगती है, जिस पर उसकी मदर कहती है कि एक बात याद रखना कि फैंग तुम्हारे लिए कभी भी गलत नहीं सोचेगा, तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए। ये सुनकर के जिया शांत हो जाती है और चुपचाप से फैंग के घर चली जाती है। तो उसकी मदर कहती है कि तुम मेरे साथ में क्या करने आ रही हो, तुम्हें तो फैंग के साथ रहना चाहिए। तो वो कहती है कि पर माँ मैं आपका ख्याल रखना चाहती हूँ। जिस पर उसकी मदर कहती है कि देखो तुम्हारी शादी फैंग के साथ में होने वाली है, तो तुम्हें फैंग के साथ में ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताना चाहिए। ये सुनकर के तो फैंग भी काफी खुश होने लगती
लगता है, पर जिया साफ मना कर देती है और कहती कि पर मैं फैंग के साथ में नहीं जाना चाहती हूँ। ये सुनकर के तो आंटी रो रो करके नाटक करना शुरू कर देती है और कहती कि आज ये दिन आ गया है कि मेरी ही बेटी मेरा कहना नहीं मान रही है। उनकी बातें सुनकर के जिया मजबूर हो जाती है और फैंग के साथ में उसके रूम में चली जाती है, जहाँ वो उससे कहती कि मैं सोफे पर सो जाती हूँ, आप बेड पर सो जाइए। तो फैंग कहता है कि हाँ क्यों नहीं, एक काम करो तुम मेरे ऊपर सो जाओ, हम दोनों ही सोफे पे आराम से सो जाएंगे। ये सुनकर के वो काफी गुस्सा होकर के बेड पर सोने के लिए चली जाती है, पर वो देखती कि रात में फैंग को काफी ज्यादा ठंड लग रही होती, इसीलिए वो उसके पास जाकर के उसे जबरदस्ती सोफे से धक्का दे करके वहाँ पर सो जाती है। पर फैंग भी कहाँ कम था, वो भी उसे उठा करके बेड तक ले जाता है और उसे साथ लेकर के सो जाता है। जिया सोचती कि इसने आज मेरी मदर और मेरी जान बचाई, इसलिए मैं कुछ इसे बोल भी नहीं सकती हूँ, और यही सोचकर कि वो चुपचाप से फैंग के साथ सो जाती है। अगले दिन यू वहाँ पर जिया से मिलने के लिए आता है, जहाँ वो उसकी मदर को देख करके सोचने लग जाता है कि तुम मेरे लिए खतरा हो, तुम्हारा मरना बहुत जरूरी है, और यहाँ पर उन्हें धक्का देने के लिए आगे बढ़ता है। तब तक वो साइड हट जाती है और उसे देख करके चिल्ला देती है। उनकी आवाज सुनकर के फैंग भी वहाँ पर आ जाता है और यू को एक पंच मारते हुए कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर करने क्या आए थे। तभी वहाँ पर जिया भी आती है और यू को फौरन से उठाती है और उसके हाथ पर लगी चोट को देख करके फैंग के ऊपर चिल्लाने लगती है, जिस पर फैंग उसे कहता है कि ये तुम्हारी मदर को धक्का देने वाला था। तो जिया अपनी मदर से पूछती है क्या ये सच कह रहा है, जिस पर आंटी कहती है ये तो मेरे पीछे खड़ा था, मैं डर करके चिल्ला दी थी। ये सुनकर के यू कहता है कि मैं तो बस आंटी के कंधे से ये मकड़ी हटाने की कोशिश कर रहा था, आखिर ये इंसान मेरे ऊपर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकता है। ये सब सुनकर के जिया अपनी मदर को लेकर के वहाँ से जाने लगती, तो फैंग कहता है कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही अपने घर से बाहर चला जाता हूँ। इतना कहकर के वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ यू बाहर आकर के उससे कहता है कि देखा तुमने मैं कैसे अपने इशारों पर जिया को नचा रहा हूँ। तो फैंग कहता है कि बस कुछ दिनों की बात है, फिर जेल की हवा खाने के लिए तुम तैयार रहना। अब फैंग जिया के ऐसे बिहेवियर से बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाता है और वो अपने घर के बाहर ठंड में खड़ा होता है, पर जिया इस कदर यू के चक्कर में अंधी हो चुकी थी कि उसे फैंग की सच्चाई और प्यार तक नजर नहीं आ रहा था और वो फैंग को इग्नोर किए जा रही थी, जिस पर फैंग खुद ही खिड़की से चढ़ करके जिया के पास चला जाता है, जिसे देख करके जिया कहती कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं। लेकिन इतने पर तो फैंग बेहोश हो जाता है। जहाँ जिया जब उसे टच करती है तो उसे पता चलता है कि फैंग को तो तेज बुखार है, इसीलिए वो फौरन से उसे हॉस्पिटल लेकर के जाती है, जहाँ डॉक्टर उसे चेक करके बताते हैं कि प्लीज इन्हें अकेला मत छोड़िएगा, इनका अच्छे से ख्याल रखिए। इतना कहकर के वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद में जिया फैंग को मेडिसिन खाने के लिए देती है, पर फैंग तो जिया के प्यार में पागल हो चुका था और वो उसके हाथ से मेडिसिन खा करके उसे अपनी ओर खींच लेता है, जहाँ वो उसे किस करने लगता है, जिस पर वो उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है। तो फैंग कहता है कि प्लीज मुझे खुद से दूर मत करो वरना मैं मर जाऊंगा। ये सुनकर के जिया भी शांत हो जाती है। इधर ये अपनी नाकाम कोशिश के बारे में सोच करके मरा जा रहा होता है कि आज वो जिया की मदर को नहीं मार पाया। अगले दिन फैंग जिया की मदर के रूम में जाता है और उनसे कहता है कि आंटी मुझे पता है कि आपकी याददाश्त नहीं गई है, आप बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर के वो कहती कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कहता है कि आपको मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि आप डरी हुई हैं, पर मुझे आपकी मदद की जरूरत है ताकि मैं असली अपराधी को उसकी की सजा दिला सकूं, प्लीज मुझ पर भरोसा करिए। तो कहती कि आखिर तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। जहाँ हम देखते कि जिया की मदर को फिर से हॉस्पिटल शिफ्ट कराया जा रहा होता है, जो कि फैंग के प्लान का हिस्सा था। जहाँ वो फैंग से कहती कि मैं यहाँ से जा तो रही हूँ पर तुम अपना ख्याल रखना। तो फैंग कहता कि आप परेशान मत हुई, मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूंगा। अब नाइट में यू जिया की मदर को मारने के लिए चोरी चुप के घर में घुसता है, पर उन्हें तो पहले से हॉस्पिटल शिफ्ट करा दिया गया था और उनकी जगह फैंग लेटा होता है, जिस पर यू हमला कर देता है। पर तभी जिया लाइट ऑन कर देती है और फैंग उसे धक्का दे देता है, जिसे गार्ड्स पकड़ लेते हैं। जहाँ जिया उसका फेस देखकर के पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है और उसके अच्छे बनने के नाटक को याद करते हुए उसे पूछती है क्या तुमने मेरे माता पिता के ऊपर अटैक किया था। तो कहता है कि तुम सबके सब मरने लायक हो। ये सुनकर के जिया कहती कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई ये सब करने की। तो फैंग उसे रोक लेता है और अपने गार्ड से कहता है कि इसे पुलिस के हवाले कर दो, जहाँ गार्ड्स उसे पकड़ करके ले जाते हैं। फैंग उसे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे पहुंच गए, तुम्हें तो आंटी के पास होना चाहिए। जहाँ हमें फ्लैशबैक के जरिए पता चलता है कि उसकी मदर ने उसे वापस से घर भेज दिया था। अब सारी सच्चाई जानकर के जिया को बहुत ही ज्यादा गिल्ट फील होता है, लेकिन जैसा कि फैंग की तबीयत तो पहले से ही बहुत खराब थी, इसीलिए वो बेहोश हो जाता है। फैंग जब होश में आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में अकेला पाता है। तब तक वहाँ पर असिस्टेंट आकर के उसे बताता है कि यू तो पुलिस की गिरफ्त से भाग गया है, पर पुलिस उसे ढूंढ रही है। फैंग पूछता है कि मैं कितने टाइम से बेहोश था। तो असिस्टेंट बताता है कि आप 3 दिनों से बेहोश थे। तो पूछता है कि जिया यहाँ पर आई थी। तो असिस्टेंट कहता है कि वो तो अपने ऑफिस के काम में काफी बिजी है, हो सकता है कि वो फ्री होकर के आपसे जरूर मिलने के लिए आएंगी। ये सुनकर के तो फैंग काफी मायूस हो जाता है। तभी वहाँ पर जिया की मदर फैंग के लिए सूप लेकर के आती है, पर वो सूप को देख करके समझ जाता है कि ये सूप तो जिया ने ही बनाया है और वो उनसे पूछता है कि ये सूप जिया ने बनाया है ना। तो वो कहती है कि हाँ। तो वो पूछता है कि क्या वो मुझसे मिलना नहीं चाहती है। तो वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, पर ये सब होने के बाद में उसे कुछ समय चाहिए क्योंकि बहुत ही बड़ा झटका था उसके लिए। अब फैंग की ऐसी हालत देख करके उसकी मदर जिया के पास जा करके उससे कहती कि आखिर तुम कब तक ऐसे अपना मुंह छुपा करके बैठी रहोगी, फैंग हर पल तुम्हारा इंतजार कर
कर रहा है। अगर तुम उससे प्यार करती तो समय बर्बाद मत करो, उसके पास जा करके अपनी गलती को एक्सेप्ट करो। जिस पर वो कहती कि माँ मैंने जो भी कुछ किया है वो उसके लिए सहना आसान नहीं था और उसने हमेशा मेरे लिए अच्छा ही सोचा है, यहाँ तक कि उसने आपके लिए डॉक्टर से रिक्वेस्ट तक की। मैं उसे डिजर्व नहीं करती हूँ। तो आंटी कहती है पर वो आज भी तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तो यू था जिसने कि तुम दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा कर दी थी, पर अब तुम्हें सारी चीजों को सही करना होगा। तो जिया कहती कि पर मुझे डर है कि पता नहीं मुझे माफ ही करेगा या नहीं। तो उसकी मदर कहती कि वो तुम्हें जरूर माफ करेगा, वो कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगा, तुम उसे मना लेना। अब जिया घर जाकर के फैंग के लिए खाना बना करके डिनर टेबल तैयार करती है और खुद भी रेडी होकर के फैंग के आने का वेट करने लगती है और उससे माफी मांगने की प्रैक्टिस करने लगती है। पर वो ये सब करते करते खुद ही कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है। तभी वहाँ पर फैंग आता है जिसे देख करके जिया हक कर लेती है और कहती है कि आप मुझे माफ कर देंगे, मैं अपने किए पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने आपका बहुत ही ज्यादा दिल दुखाया है। जिस पर फैंग उसे माफ करते हुए किस करता है और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ में पहली बार नाइट स्पेंड करते हैं। जहाँ बाहर खड़ा यू भी इनका रोमांस देख रहा होता है, जिसे देख करके तो उसका खून ही खोल रहा होता है। इधर सुबह फैंग की जब आँख खुलती है तो वो जिया को अपने पास ना पा करके डर जाता है और उठ करके भागता हुआ बाहर जाता है जहाँ जिया खाना बना रही थी, जिसे वो पीछे से हक कर लेता है और कहता है कि मैं तो डर ही गया था कि आखिर तुम मेरे पास से कहाँ चली गई। तो जिया उससे कहती है कि पर मैं तो बस खाना बना रही थी, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब कुछ देर के बाद में जिया अपने ऑफिस जाती है जहाँ उसे कुलीग उसे बहुत ही ज्यादा हैप्पी देख करके उसे पूछती है कि लगता है कि फ्लावर आपके न्यू लवर ने आपको दिया है। तो जिया कहती है कि मेरा कोई भी न्यू लवर नहीं है, मेरा पुराना प्यार मुझे वापस मिल गया है, इसीलिए आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तो उसकी कुलीग उससे कहती है कि फिर लगता है कि जल्दी मुझे शादी का कार्ड मिलने वाला है। इतना कह करके वो भी वहाँ से चली जाती है जहाँ जिया उन फ्लावर्स को देख करके कहती है कि फैंग अब मैं तुम्हें खुद से दूर कभी भी नहीं होने दूंगी। तभी उसके पास में यू का धमकी भरा मैसेज आता है जिसे देख करके वो काफी ज्यादा डर जाती है और बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। जिसके बाद जिया फैंग के साथ में घर जा रही होती तो फैंग उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। तो जिया कहती है क्या इस तरीके से रास्ते में किसी लड़की को प्रपोज करते हैं। तो फैंग कहता है कि फिर तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें कैसे प्रपोज करूं। ये सुनकर के जिया गुस्सा हो जाती है और वो आगे बढ़ जाती है तो फैंग भी उसके पीछे जाता है। पर तभी वो देखता है कि सामने से यू की कार आ रही थी जो कि इन्हें टक्कर मारने वाली थी। पर इससे पहले कि यू की कार इन्हें टक्कर मारती फैंग जिया को खुद से दूर कर देता है और खुद कार के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। जहाँ जिया उसे फौरन से हॉस्पिटल लेकर के जाती है जहाँ डॉक्टर फैंग का पट्टी करके कहते हैं कि मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग हर दूसरे दिन हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, एक काम करिए कि आप दोनों हॉस्पिटल को ही अपना घर बना लीजिए। ये सुनकर के वो दोनों चुप हो जाते हैं और कोई भी जवाब नहीं देते हैं। ये सब होने के बाद में जिया बहुत बुरी तरीके से डरी हुई होती है और वो सपने में भी यही देख रही होती है कि यू फैंग को बहुत बुरी तरीके से मार रहा है और उसे जान से मारने वाला होता है। पर तब तक वो चिल्ला करके उठ जाती है। तो फैंग उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो जिया कहती है कि मुझे यू को लेकर के बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, अब पता नहीं वो हमारे पीठ पीछे क्या प्लान बना रहा होगा, क्या आपको उसके बारे में कुछ पता चला। तो फैंग कहता है कि तुम्हें इन सभी चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ये सब मैं खुद से हैंडल कर लूंगा। इतना कहकर के उसे सीने से लगा करके सो जाता है। अगले दिन जिया ऑफिस से घर के लिए निकल रही होती है तो उसे ऐसा फील होता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, इसीलिए वो काफी डर जाती है और छुप जाती है जहाँ वो अपने हाथ में गमला उठा लेती है। पर जैसे ही वो देखती तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है, लेकिन इतने पर तो यू पीछे से आकर के उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि आज तुम मेरे हाथ लगी हो तो चलो मैं तुम्हें अच्छी से मजा चखाता हूँ। इतना कहकर के वो उसे उठा करके अपने साथ ले जाता है। इधर फैंग जिया को कंटिन्यू कॉल किए जा रहा होता है लेकिन वो उसका फोन रिसीव नहीं कर पाती, इसीलिए वो ऑफिस में कॉल करके पूछता है जहाँ उसे पता चलता है कि जिया तो बहुत पहले ही घर के लिए निकल चुकी है। ये सुनकर कि वो काफी परेशान हो जाता है जहाँ उसकी मदर भी कहने लग जाती है कि आखिर वो लड़की ऑफिस से निकल गई तो फिर कहाँ गई। जहाँ फैंग को कार वाला इंसिडेंट याद आता है और वो समझ जाता है कि हो न हो इन सबके पीछे यू का हाथ होगा, इसलिए वो फौरन से वहाँ से निकल जाता है। इधर जिया यू से कहती है कि आखिर तुम मेरे साथ में ये सब क्यों कर रहे हो, तुम्हारी मेरी फैमिली के साथ में क्या दुश्मनी है। तो यू कहता है कि तुम्हारी फैमिली मर जाना ही डिजर्व करती थी क्योंकि तुम्हारे फादर ने मेरे फादर को मार डाला, जिसकी वजह से मैं अनाथ हो गया और आज मेरे एडॉप्टेड पेरेंट्स ने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तो जिया कहती कि मेरे फादर ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। तो यू कहता है कि तुम्हारे फादर के ओवर टाइम करवाने की वजह से मेरे फादर कंस्ट्रक्शन साइट से गिर करके मर गए। तो जिया कहती कि पर ओवर टाइम के भी लोग पैसे लेते, इसमें मेरे फादर कहाँ से दोषी हुए। लेकिन वो उसकी बात को समझने के लिए तैयार नहीं होता है और उसे मारने की धमकी देने लगता है। तभी वहाँ पर फैंग आता है तो यू कहता है कि अगर तुम इसकी जिंदगी चाहते हो तो नील डाउन होकर के बैठ जाओ। तो फैंग कहता है कि ठीक है तुम उसे कुछ भी मत करना, मैं नील डाउन हो जाता हूँ। इतना कह करके वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है। यू कहता है कि क्या हंसी रात है, आज दो प्रेमियों को मैं एक साथ ऊपर भेजूंगा। तो फैंग कहता है कि उसे नुकसान पहुंचाने की सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी मौसमी बदतर बना दूंगा। जिस पर वो कहता है कि अभी तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारी दुखती रग मेरे पास में है। तो जिया कहती है कि तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ में है तो तुम मुझे मारो, उसे जाने दो। तो यू कहता है कि आज इसी की वजह से मैं तुमसे शादी नहीं कर पाया, वरना आज मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अच्छे से टॉर्चर करके अपना बदला पूरा कर पाता। इतने पर तो यू को पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई देती है जहाँ वो फैंग को मार करके भागने की कोशिश करता है, पर फैंग उसे धक्का दे देता है जहाँ वो उन दोनों को धमकाते हुए वहाँ से भाग जाता है।
अब शादी का दिन आ जाता है जहाँ जिया की फ्रेंड उससे कहती है कि कहीं यू आकर के तुम्हारी शादी में फिर से हंगामा ना खड़ा कर दे। तो जिया कहती है कि जब फैंग मेरे साथ में तो फिर मुझे किस बात का डर है। जिस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि अच्छा ठीक है, अब जल्दी से शादी करके मुझे जल्दी से मासी बना दो। तो जिया कहती है कि अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है और तुम बच्चे की बात कर रही हो। जिस पर उसकी फ्रेंड उसे पूछती है क्या तुम दोनों ने कभी नाइट स्पेंड किया है। तो कहती है कि अब चुप ही हो जाओ वरना मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। तभी वहाँ पर फैंग आता है और उसे बहुत प्यार से एक नेकलेस पहनाता है। तो जिया कहती है कि फैंग प्लीज मुझे माफ कर देना। तो फैंग कहता है कि आज हमारी वेडिंग डे है तो ये सब भूल जाओ। तो कहती है कि आई होप कि आज के बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद जिया वेडिंग हॉल में एंट्री करती तो जिया की मदर कहती कि आखिरकार जिया की शादी उसके पसंदीदा लड़के से हो रही है और वो फैंग से कहती कि अब तुम्हारे फर्ज है कि तुम मेरी बेटी को खुश रखना। तो फैंग कहता है कि माँ मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जिया को हमेशा खुश रखूंगा और उससे बहुत प्यार करूंगा। पर तभी वहाँ पर यू आ जाता है और कहता है कि शादी नहीं हो सकती। पर फैंग उसकी बातों को इग्नोर करके अपनी वेडिंग को कंप्लीट करता है। ये देख कर कि वो अपना जैकेट ओपन कर देता है जिसमें कि उसने बहुत सारे बम बांध रखे थे, जिसे देख कर के सभी डर जाते हैं। तो जिया कहती है कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो, यहाँ पर कितने सारे बेकसूर लोग हैं, क्या तुम इन बेकसूरों को भी मार डालना चाहते हो। तो यूं कहता है कि मैं तो मरूंगा जाने मन, साथ में सबको लेकर के मरूंगा। इतना कह करके वो जिया की तरफ बंदूक फेंकते हुए कहता है कि एक काम करो कि इस फैंग को मार करके सबकी जान बचा लो। पर वो इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती। तो ये उस बम को फौरन से एक्टिवेट कर देता है और कहता है कि फिर मरो सबके सब मेरे साथ में। तभी बम फूटता है पर वो नकली निकलता है क्योंकि फैंग ने उसे बदल दिया था। ये देख करके तो यू भी शॉक्ड हो जाता है, जहाँ फैंग पुलिस को बुला करके मौके पर उसे गिरफ्तार करवा लेता है और यहाँ पर यूं जेल चला जाता है। पर तभी जिया बेहोश हो जाती है जिसे फौरन से हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, जहाँ डॉक्टर आकर के फैंग से कहते हैं कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और आप फादर बनने वाले हैं। ये सुन करके तो सभी काफी खुश हो जाते हैं। फैंग भी अंदर जाता है और कहता है कि अब हमारी जिंदगी से सारी परेशानी चली गई है, अब से हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। तो वो कहती है कि अब आप एक अच्छे पति होने के साथ में एक सुपर डैडी भी बनेंगे। अब हमें यहाँ से 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फैंग अपनी बेबी को लेकर के खाना बना रहा होता है, जिसे देख करके ऐसा लग रहा होता है कि फैंग एक सच्चा आशिक होने के साथ साथ एक अच्छा पति और एक अच्छा फादर भी बन जाता है और हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगता है। और इसी के साथ में इस ड्रामे की यहीं पर हैप्पी एंडिंग होती है।